हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 59 सेकंड्स बुक की, जिसे लिखा है रिचर्ड वाइजमैन ने। कभी आपने नोटिस किया है कि हम सब सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए लंबा समय चाहिए। कोई कहता है अगर सक्सेसफुल होना है तो सालों मेहनत करो। कोई कहता है अगर हैप्पी होना है तो मेडिटेशन सालों तक प्रैक्टिस करो। और कोई कहता है कि हैबिट्स बदलने के लिए एंडलेस डिसिप्लिन चाहिए। सुनकर लगता है कि चेंज बहुत बड़ा और मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन रिचर्ड वाइजमैन एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता। कई बार सेकंड्स ही काफी होते हैं। हाँ, सिर्फ सेकंड्स। उनकी किताब का नाम ही यही बताता है, 59 सेकंड्स। और इसका मतलब यह है कि आपकी सोच और बिहेवियर को बदलने के लिए आपको लंबी तैयारी की जरूरत नहीं, बल्कि सही समय पर छोटे छोटे एक्शंस चाहिए। जरा इमेजिन कीजिए कि आपका दिन बहुत खराब चल रहा है, मूड ऑफ है, एनर्जी लो है। कोई आपसे कहे बस 30 सेकंड्स निकालो और अपनी लाइफ की 3 अच्छी बातें लिखो। आप लिखते हैं, आज किसी ने मुस्कुराकर मेरा अभिवादन किया, मैंने एक दोस्त की मदद की और मुझे आज अच्छी कॉफी मिली। कुछ ही पलों में आपका माइंड बदलने लगता है, हल्कापन आता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। यही है माइंड का मैजिक। वाइजमैन बताते हैं कि हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है और ये छोटे नजेस से भी रीप्रोग्राम हो सकता है। हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए ह्यूज सैक्रिफाइसेस चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि छोटे स्टेप्स भी परमानेंट इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। उनके एक स्टडी में कुछ लोगों से कहा गया कि हर दिन सिर्फ आधा मिनट ग्रेटिट्यूड लिखें। कुछ हफ्तों में उनकी हैप्पीनेस लेवल्स बढ़ गईं, स्ट्रेस कम हुआ और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ। ये प्रूफ है कि बड़ा समय नहीं, बल्कि सही तरीका मैटर करता है। और ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड तक सीमित नहीं है। वाइजमैन कहते हैं, अगर आप नर्वस हैं तो बस 40 सेकंड्स के लिए पावर पोज लीजिए। शोल्डर्स स्ट्रेट, चेस्ट आउट, चिन अप। आपका बॉडी लैंग्वेज आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है, तुम स्ट्रांग हो। साइंस दिखाती है कि इस छोटे स्टेप से स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। एक यंग प्रोफेशनल की कहानी लीजिए। वो हर काम टालता रहता था, सोचता था कि प्रोक्रेस्टिनेशन उसकी परमानेंट हैबिट है। वाइजमैन ने उसे कहा, किसी टास्क को शुरू करने के लिए खुद से कहो कि मैं इसे सिर्फ 1 मिनट करूंगा। उसने कोशिश की, उसने फाइल खोली और कहा कि 1 मिनट काम करूंगा, लेकिन 1 मिनट के बाद उसका मोमेंटम बन चुका था और देखते ही देखते उसने पूरा काम फिनिश कर लिया। छोटे एक्शन ने उसकी सालों पुरानी हैबिट तोड़ दी। एक और एग्जाम्पल है, एक महिला को लगता था कि उसके रिलेशंस वीक है, वो इनसिक्योर महसूस करती थी। वाइजमैन की टेक्निक अपनाकर उसने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। हर रात 3 अच्छी बातें नोट करती। कुछ ही हफ्तों में उसका नजरिया बदल गया। वही लोग, वही लाइफ, लेकिन अब उसका माइंड पॉजिटिविटी पर फोकस करने लगा। उसकी इनसिक्योरिटी धीरे धीरे गायब हुई और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये सब स्टोरीज हमें एक ही बात समझाती है, चेंज हमेशा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। कई बार छोटे स्टेप्स ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं, और यही इस किताब की सबसे इंस्पायरिंग बात है। तो दोस्तों, सवाल अब आपके सामने है, क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ के सिर्फ 59 सेकंड्स वाइजली यूज करने के लिए? अगर हाँ, तो ये किताब आपको दर्जनों ऐसी टेक्निक्स देगी जो तुरंत असर करेंगी। और खास बात यह है कि इन टेक्निक्स को कोई भी कहीं भी ट्राई कर सकता है। अब आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और जानते हैं पहली सीख, वो सिंपल स्टेप जो हमें नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली सीख से, ग्रैटिट्यूड की ताकत। रिचर्ड वाइजमैन कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को खुशहाल और संतुलित बनाना चाहते हैं, तो आपको कोई लंबा मेडिटेशन रिट्रीट, कॉम्प्लेक्स थेरेपी या एक्सपेंसिव सेल्फ हेल्प प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ सेकंड्स चाहिए, और इन सेकंड्स का इस्तेमाल आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में कर सकते हैं। हम सबकी एक कॉमन आदत है, प्रॉब्लम्स पर फोकस करना। छोटी छोटी खुशियां जो हर दिन हमारी लाइफ में होती हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते। यही कारण है कि दिमाग नेगेटिविटी से भर जाता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका फोकस प्रॉब्लम से हटकर ब्लेसिंग्स पर चला जाता है। और जैसे ही नजरिया बदलता है, मूड हल्का हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है और पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वाइजमैन ने इस कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली टेस्ट किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को कहा कि हर दिन सिर्फ 30 सेकंड्स लेकर अपनी लाइफ की 3 अच्छी बातें लिखें। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज की, उनकी हैप्पीनेस लेवल्स सिग्निफिकेंटली बढ़ी, स्ट्रेस कम हुआ और उनकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हुई।
इमेजिन कीजिए, हाफ अ मिनट का एफर्ट इतना बड़ा फर्क डाल सकता है। एक महिला का एग्जाम्पल लीजिए। वो कॉर्पोरेट जॉब में लगातार स्ट्रेस महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी डल है और उसमें पॉजिटिविटी की कमी है। वाइजमैन की किताब पढ़कर उसने ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। हर रात सोने से पहले 3 पॉजिटिव बातें लिखती। कभी लिखा, आज मेरी कॉलीग ने मेरी मदद की। कभी लिखा, आज मेरे बेटे ने मुझे हंसाया। धीरे धीरे उसकी परसेप्शन बदल गई। वही प्रॉब्लम्स थीं, लेकिन उनका बोझ कम लगने लगा। उसकी नजर अब ब्लेसिंग्स पर थी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, इंस्टेंट मूड शिफ्ट। जैसे ही आप अपनी अच्छी बातें लिखते हैं, आपका दिमाग तुरंत पॉजिटिव सिग्नल्स भेजता है। दूसरा, बेटर रिलेशनशिप्स। जब आप दूसरों के लिए आभार महसूस करते हैं, तो नेचुरली आपके जेस्चर्स और कॉन्वर्सेशंस बदल जाते हैं और रिलेशनशिप्स गहरी होती हैं। तीसरा, रेजिलियंस। ग्रैटिट्यूड आपको टफ सिचुएशंस में भी ग्राउंडेड और होपफुल रखता है। वाइजमैन ये भी बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी को डायरेक्टली धन्यवाद कहते हैं या एक छोटा सा थैंक यू नोट लिखते हैं, तो उसका असर और भी ज्यादा पावरफुल होता है। ये न सिर्फ आपके इमोशंस को हील करता है, बल्कि सामने वाले को भी वैल्यूड महसूस कराता है। असल में ग्रैटिट्यूड हमें ये सिखाता है कि हैप्पीनेस बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये हमारे अंदर से पैदा होती है। अगर आप सही नजरिए से देखें तो आपके पास हमेशा थैंकफुल होने के लिए रीजंस होते हैं। लाइफ परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके आप अभी इसी पल खुश रह सकते हैं। तो ये पहली सीख हमें क्लैरिटी देती है कि ग्रैटिट्यूड आपकी सोच और बिहेवियर बदलने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। और जब आपका माइंड ग्रैटिट्यूड से भर जाता है, तो वो काम और फोकस्ड हो जाता है। और यही कामनेस हमें आगे ले जाती है विजुअलाइजेशन की तरफ, क्योंकि जब दिमाग हल्का और पॉजिटिव होता है, तभी वो भविष्य की तस्वीर को साफ साफ इमेजिन कर पाता है और उस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की ताकत जुटा पाता है। जब दिमाग ग्रैटिट्यूड से हल्का और पॉजिटिव महसूस करता है, तो अब वो भविष्य की तस्वीर को ज्यादा क्लैरिटी से देख सकता है। और यही हमें लाता है दूसरी सीख पर, विजुअलाइजेशन की ताकत। रिचर्ड वाइजमैन बताते हैं कि अगर आप किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है उसे अपने दिमाग में विविडली इमेजिन करना। लेकिन ध्यान रहे, ये इमेजिनेशन वेग या ब्लरी नहीं होनी चाहिए। जितनी डिटेल में आप अपने डिजायर्ड आउटकम को देखेंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि आप उसे रियलिटी में बदल सकें। रिसर्च इस बात को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। एथलीट्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि जो लोग अपनी परफॉर्मेंस को बार बार मेंटली रिहर्स करते हैं, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। उनके दिमाग में न्यूरल पाथवेज वैसे ही एक्टिवेट होते हैं जैसे रियल प्रैक्टिस में। ये प्रूफ है कि दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच फर्क नहीं करता। एक यंग स्टूडेंट का एग्जाम्पल लीजिए। वो पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, हर बार स्टेज पर जाते समय नर्वस हो जाता। वाइजमैन की सलाह मानकर उसने विजुअलाइजेशन टेक्निक अपनाई। हर रात सोने से पहले वो खुद को स्टेज पर कॉन्फिडेंट खड़ा इमेजिन करता, ऑडियंस को एड्रेस करता और पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाता। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जब वो रियल स्टेज पर पहुंचा, तो उसका दिमाग पहले से प्रिपेयर्ड था। उसका नर्वसनेस काफी हद तक खत्म हो गया। वाइजमैन एक सटल पॉइंट पर भी जोर देते हैं, विजुअलाइजेशन सिर्फ एंड रिजल्ट की तस्वीर बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, आपको प्रोसेस भी इमेजिन करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल है मैराथन दौड़ना, तो सिर्फ फिनिश लाइन की तस्वीर मत बनाइए। ट्रेनिंग सेशंस, कठिनाइयां और उन्हें ओवरकम करने की स्ट्रैटेजीज भी विजुअलाइज कीजिए। इससे दिमाग को रियलिस्टिक प्रेपरेशन मिलती है और आप चैलेंजेस फेस करने के लिए मेंटली रेडी रहते हैं। विजुअलाइजेशन का एक और फायदा है मोटिवेशन। जब आप बार बार अपनी सफलता की तस्वीर देखते हैं, तो आपका ब्रेन उसे अचीव करने के लिए लगातार पुश करता है। ऑब्स्टिकल्स के सामने भी आप हार नहीं मानते, क्योंकि दिमाग पहले से जानता है कि फिनिश लाइन कैसी दिखती है। एक प्रोफेशनल का एग्जाम्पल लीजिए। उसका ड्रीम था अपनी बिजनेस आइडिया को सफल बनाना। उसने सिर्फ गोल्स लिखने के बजाय हर दिन कुछ मिनट लेकर इमेजिन किया कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में कैसा दिखेगा, लोग उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे और वो किस तरह ग्रोथ पाएगा। इस मेंटल रिहर्सल ने उसे क्लैरिटी और परसिस्टेंस थी। धीरे धीरे उसने अपने स्टेप्स प्लान किए और उसका ड्रीम स्टार्टअप रियलिटी में बदल गया। वाइजमैन का मैसेज सिंपल है, विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को डायरेक्शन देता है। बिना क्लियर पिक्चर के दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है।
लेकिन विविड इमेजिनेशन उसे रोड मैप देती है। तो ये दूसरी सीख हमें ये क्लैरिटी देती है कि अगर हम अपनी सक्सेस को क्लियरली इमेजिन करें और उसके प्रोसेस को डिटेल में सोचें, तो दिमाग उसे रियलिटी में बदलने के लिए ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। और यही इमेजिनेशन हमें अगली सीख तक ले जाती है, बिहेवियरल नजेस की ताकत। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को साफ डायरेक्शन दे देते हैं, तो छोटे छोटे नजेस और क्यूज ही आपको हर दिन उस डायरेक्शन में मूव कराते हैं। जब विजुअलाइजेशन हमें फ्यूचर की क्लियर तस्वीर देता है, तो अब सवाल उठता है, उस तस्वीर को रियलिटी में बदलने के लिए हम रोजमर्रा में कौन से छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। और यही हमें लाता है तीसरी सीख पर, बिहेवियरल नजेस की ताकत। रिचर्ड वाइसमैन बताते हैं कि कई बार हमारे बड़े गोल्स सिर्फ इसलिए पूरे नहीं हो पाते क्योंकि हम डेली एक्शंस को मैनेज नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमें भारी भरकम डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन सच ये है कि छोटे नजेस हमारी आदतों को बदलने में सबसे पावरफुल होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों से कहा गया कि अगर वो ज्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं तो बस अपने किचन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को विजिबल जगह पर रखें और अनहेल्दी स्नैक्स को नजरों से दूर कर दें। कुछ ही हफ्तों में उनके खाने की आदतें बदल गईं। क्यों? क्योंकि दिमाग वही एक्शन प्रेफर करता है जो आसानी से एक्सेसिबल होता है। ये सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका हमें बताता है कि बिहेवियर चेंज करने के लिए विल पावर से ज्यादा एनवायरनमेंट मैटर करता है। अगर आप खुद को पॉजिटिव हैबिट्स की तरफ पुश करना चाहते हैं, तो क्यूज और नजेस को स्मार्टली डिजाइन कीजिए। एक यंग प्रोफेशनल का एग्जाम्पल लीजिए। वो हमेशा एक्सरसाइज टालता था। वाइजमैन की सलाह पर उसने जिम क्लोथ्स को हर रात बेड के पास रख दिया और सुबह अलार्म के साथ शूज सामने रख दिए। अब जैसे ही वो जागता, उसके सामने एक्सरसाइज की रिमाइंडर होती। ये छोटा सा नज इतना पावरफुल निकला कि उसने धीरे धीरे डेली वर्कआउट शुरू कर दिया। वाइसमैन इस बात पर जोर देते हैं कि नजेस सिर्फ फिजिकल क्यूज तक सीमित नहीं है, सोशल नजेस भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं। अगर आप किसी बिहेवियर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसे दूसरों के सामने कमिट कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों को ओपनली बताइए। पब्लिक कमिटमेंट एक नज की तरह काम करता है और आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए पुश करता है। एक और कहानी सुनिए। एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी में प्रोक्रेस्टिनेट करता था। उसने अपने दोस्तों से कह दिया कि वो हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करेगा और अगर नहीं किया तो उन्हें कॉफी ट्रीट देगा। ये छोटा सा सोशल नज इतना स्ट्रांग निकला कि उसने प्रेपरेशन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। वाइसमैन कहते हैं कि नजेस आपके दिमाग को बार बार छोटे सिग्नल्स भेजते हैं। ये सिग्नल्स ग्रेजुअली आपकी आइडेंटिटी बदलते हैं। आप खुद को उस इंसान की तरह देखने लगते हैं जो हेल्दी है, डिसिप्लिन्ड है या कॉन्फिडेंट है, और यही स्मॉल शिफ्ट्स लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ बन जाते हैं। तो ये तीसरी सीख हमें ये क्लैरिटी देती है कि अगर हम एनवायरनमेंट और सोशल क्यूज को स्मार्टली डिजाइन करें, तो हम बिना एक्स्ट्रा विल पावर खर्च किए अपनी हैबिट्स बदल सकते हैं। नजेस हमें जेंटली पुश करते हैं और धीरे धीरे हमारी जिंदगी का ट्रैक बदल देते हैं। और यही हमें आगे ले जाता है चौथी सीख की ओर, सेल्फ टॉक की ताकत। क्योंकि नजेस आपको बाहर से पुश करते हैं, लेकिन खुद से बोले गए शब्द आपके अंदर की प्रोग्रामिंग को बदलते हैं। जब नजेस हमें बाहर से जेंटली पुश करते हैं, तो अब बारी आती है उस इनर वॉइस की जो हर पल हमारे साथ रहती है। और यही हमें लाती है चौथी सीख पर, सेल्फ टॉक की ताकत। रिचर्ड वाइजमैन कहते हैं कि हम अपने आप से जो बातें करते हैं, वही हमारी सोच, बिहेवियर और आइडेंटिटी को शेप करती हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सेल्फ टॉक को नेगेटिव बना लेते हैं। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ये लगातार कही गई बातें दिमाग में बिलीव्स की तरह सेटल हो जाती हैं और हमें एक्शन लेने से रोकती हैं। लेकिन अगर यही सेल्फ टॉक पॉजिटिव और एम्पावरिंग हो, तो इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। वाइजमैन बताते हैं कि जब आप खुद से कहते हैं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं ये स्टेप ले सकता हूं, मैं ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा हूं, तो ब्रेन इन स्टेटमेंट्स को सच मानना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होने लगते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को कहा गया कि एग्जाम से पहले खुद से बार बार कहें, मैं नर्वस हूं, शायद अच्छा परफॉर्म न करूं। दूसरे ग्रुप को कहा गया, मैं प्रिपेयर्ड हूं और मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। रिजल्ट ये हुआ कि सेकंड ग्रुप ने सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्मेंस दी। इसका कारण सिंपल था, उनकी सेल्फ टॉक ने उनके दिमाग को काम और कॉन्फिडेंट बना दिया था। एक कहानी पर गौर कीजिए। एक यंग वुमन हमेशा इंटरव्यूज से डरती थी। उसका दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स जनरेट करता, मैं गड़बड़ कर दूंगी, लोग मुझ पर हंसेंगे। वाइजमैन की किताब पढ़ने के बाद उसने अपनी सेल्फ टॉक बदलने की कोशिश की। अब वो खुद से कहती, मैं प्रिपेयर्ड हूं,
मैं अपने स्किल्स कॉन्फिडेंटली दिखा सकती हूँ। कुछ ही हफ्तों में उसका नर्वसनेस काफ़ी कम हुआ और एक दिन उसने ड्रीम जॉब हासिल कर ली। वाइजमैन इस बात पर भी जोर देते हैं कि सेल्फ टॉक रियलिस्टिक होना चाहिए। दिमाग को फॉल्स पॉजिटिविटी पसंद नहीं। अगर आप खुद से कहें मैं दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस हूं तो दिमाग रिजेक्ट कर देगा, लेकिन अगर आप कहें मैं हर दिन थोड़ा इंप्रूव हो रहा हूं तो दिमाग उसे स्वीकार करेगा। स्मॉल बिलीवेबल स्टेटमेंट्स ग्रेजुअली बिग कॉन्फिडेंस में बदल जाते हैं। सेल्फ टॉक का एक सटल एस्पेक्ट यह है कि अगर आप खुद को सेकंड पर्सन में एड्रेस करते हैं तो उसका असर और भी पावरफुल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, तुम ये कर सकते हो। रिसर्च बताती है कि ये तरीका दिमाग को ऐसा फील कराता है जैसे कोई ट्रस्टेड कोच आपको गाइड कर रहा हो। तो ये चौथी सीख हमें ये क्लैरिटी देती है कि हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर या सबसे बड़ा क्रिटिक कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। और अगर हम अपनी इनर वॉइस को पॉजिटिव बना लें तो ये हमें हर चैलेंज फेस करने की ताकत देती है। और यही पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमें फिफ्थ इनसाइट की ओर ले जाती है, गोल सेटिंग की ताकत। क्योंकि जब आपका इनर डायलॉग सपोर्टिव होता है तभी आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करके उन पर कंसिस्टेंट एक्शन ले पाते हैं। जब सेल्फ टॉक पॉजिटिव और सपोर्टिव हो जाती है तो अब बारी आती है उस डायरेक्शन की जो हमें हर दिन गाइड करती है। और यही हमें लाती है पांचवी सीख पर, गोल सेटिंग की ताकत। रिचर्ड वाइजमैन कहते हैं कि लोग अक्सर अपने ड्रीम्स और गोल्स को वेग तरीके से डिफाइन करते हैं। कोई कहता है मुझे सक्सेसफुल बनना है, कोई कहता है मुझे फिट होना है, लेकिन वेग गोल्स कभी भी दिमाग को क्लियर सिग्नल नहीं देते। दिमाग को डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन तभी मिलती है जब गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड हो। वाइजमैन के रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि जिन लोगों ने अपने गोल्स को डिटेल में लिखा, जैसे एग्जैक्ट टारगेट, डेडलाइन और स्टेप्स, उनकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ गई। सिर्फ सोचना काफी नहीं, गोल्स को क्लियरली लिखना और प्लान करना जरूरी है। एक एग्जाम्पल लीजिए, एक स्टूडेंट हमेशा कहती थी मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन जब उसने वाइजमैन की टेक्निक अपनाई और लिखा मुझे अगले एग्जाम में 80% लाना है और इसके लिए मैं हर दिन शाम को 2 घंटे पढ़ाई करूंगी, तो उसका दिमाग इंस्टेंटली फोकस्ड हो गया। स्पेसिफिक गोल ने उसे डायरेक्शन दी और उसकी प्रिपरेशन ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गई। वाइजमैन इस बात पर जोर देते हैं कि गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना चाहिए। अगर आपका बड़ा गोल है वेट लॉस, तो उसे मेजरेबल पार्ट्स में तोड़िए, जैसे हर हफ्ते 500 ग्राम वेट कम करना। जब छोटे गोल्स अचीव होते हैं तो दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है और मोटिवेशन बना रहता है। एक यंग प्रोफेशनल की कहानी सुनिए। उसका ड्रीम था अपना बिजनेस शुरू करना। पहले वो वेग तरीके से सोचता था कभी ना कभी मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। वाइजमैन की किताब पढ़ने के बाद उसने क्लियर गोल लिखा, अगले 6 महीनों में मैं अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। उसने डेडलाइन फिक्स की और वीकली माइलस्टोन्स बनाए। इस क्लैरिटी ने उसे एक्शन लेने के लिए मजबूर किया और उसका वेग ड्रीम धीरे धीरे रियलिटी बन गया। गोल्स का एक और सटल एस्पेक्ट है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप अपने गोल्स किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ शेयर करते हैं तो उनके पूरा होने की संभावना और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपका दिमाग सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी जवाबदेह मानता है। वाइजमैन ये भी बताते हैं कि गोल्स सिर्फ आउटकम्स तक सीमित नहीं होने चाहिए, प्रोसेस गोल्स भी उतने ही जरूरी हैं। एग्जाम्पल के लिए आउटकम गोल हो सकता है मुझे 5 किलो वजन कम करना है, लेकिन प्रोसेस गोल होगा मैं हर दिन 30 मिनट वॉक करूंगा। प्रोसेस गोल्स आपको रोज एक्शन करने के लिए पुश करते हैं और धीरे धीरे आउटकम्स अपने आप हासिल हो जाते हैं। तो ये 5वीं सीख हमें ये क्लैरिटी देती है कि अगर हम अपने गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड बनाकर छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें तो दिमाग को साफ डायरेक्शन मिलती है और सक्सेस की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और यही क्लैरिटी हमें 6ठी सीख की ओर ले जाती है, टाइम मैनेजमेंट की ताकत। क्योंकि गोल्स तभी पूरे होते हैं जब हम अपने लिमिटेड 24 आवर्स को वाइजली यूज करना सीखते हैं। जब गोल्स साफ और स्पेसिफिक हो जाते हैं तो अगला सवाल ये उठता है कि उन्हें अचीव करने के लिए हम अपने लिमिटेड समय को कैसे वाइजली यूज करें। और यही हमें लाती है 6ठी सीख पर, टाइम मैनेजमेंट की ताकत। रिचर्ड वाइजमैन बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने टाइम को कॉन्शियसली मैनेज नहीं करते। रिजल्ट ये होता है कि गोल्स तो लिखे रहते हैं, लेकिन उन्हें अचीव करने के लिए जरूरी एक्शंस कभी कंसिस्टेंटली पूरे नहीं हो पाते। सही प्लानिंग और स्मार्ट शेड्यूलिंग के बिना सबसे अच्छे गोल्स भी अधूरे रह जाते हैं। वाइजमैन इस बात पर जोर देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेटेड टूल्स या लॉन्ग प्लानर्स से नहीं आता। कई बार सिंपल टेक्निक्स ही सबसे इफेक्टिव होती हैं, जैसे अपने दिन के पहले 30 मिनट को सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए रिजर्व करना,
रिसर्च बताती है कि दिन की शुरुआत में हमारा दिमाग सबसे फ्रेश होता है और उस वक्त किया गया काम ज़्यादा प्रोडक्टिव और हाई क्वालिटी होता है। एक यंग एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लीजिए। वो हर दिन ईमेल्स और रैंडम कॉल्स में इतना उलझ जाता कि उसके रियल गोल्स पीछे रह जाते। वाइजमैन की सलाह पर उसने सिंपल रूल अपनाया, सुबह 9 से 10 बजे तक सिर्फ अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। इस छोटे बदलाव से उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई और डेडलाइंस पर काम खत्म होने लगा। वाइजमैन एक और टेक्निक बताते हैं, पोमोडोरो मेथड, यानी काम को छोटे चंक्स में डिवाइड करना। 25 मिनट फोकस करके काम करना और फिर 5 मिनट ब्रेक लेना। रिसर्च दिखाती है कि इससे ब्रेन कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है और फटीग कम होती है। सिंपल टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक ने हजारों लोगों की एफिशिएंसी बढ़ाई है। एक और कहानी सुनिए। एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। पहले वो घंटों पढ़ाई करने बैठती, लेकिन उसका कंसंट्रेशन जल्दी टूट जाता। वाइजमैन के मेथड को अपनाकर उसने अपने स्टडी सेशंस को 25-25 मिनट के ब्लॉक्स में डिवाइड किया। अब ना सिर्फ उसका फोकस इंप्रूव हुआ, बल्कि उसने डेली शेड्यूल भी बिना फ्रस्ट्रेशन पूरा करना शुरू कर दिया। वाइजमैन इस बात पर भी जोर देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम पूरा करना नहीं है, इसमें रेस्ट और रिचार्ज का टाइम इंक्लूड करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप खुद को लगातार पुश करेंगे तो बर्नआउट हो जाएगा, लेकिन अगर आप छोटे ब्रेक्स और रिलैक्सेशन एक्टिविटीज शेड्यूल करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस लंबे समय तक सस्टेनेबल रहता है। टाइम मैनेजमेंट का एक और सटल एस्पेक्ट है प्रायोरिटीज फिक्स करना। वाइजमैन कहते हैं, अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बचेगा। यानी अपने गोल्स को डेली प्रायोरिटीज में बदलना जरूरी है। इससे दिमाग क्लियर रहता है और एक्शंस स्ट्रीमलाइंड होते हैं। तो ये छठी सीख हमें ये क्लैरिटी देती है कि अगर हम अपने समय को कॉन्शियसली मैनेज करें, चाहे वो दिन की शुरुआत में प्रायोरिटी सेटिंग हो, पोमोडोरो टेक्निक हो या ब्रेक्स को वाइजली यूज करना हो, तो गोल्स एफिशिएंटली पूरे हो सकते हैं और लाइफ ज्यादा बैलेंस्ड बन सकती है। और यही एफिशिएंसी हमें 7वीं सीख की ओर ले जाती है, हैबिट फॉर्मेशन की ताकत। क्योंकि समय को वाइजली मैनेज करने के बाद अगला चैलेंज होता है डेली एक्शंस को हैबिट्स में बदलना। जब हम अपने समय को वाइजली मैनेज करना सीख लेते हैं तो अगला कदम होता है उन डेली एक्शंस को स्थायी बनाना, और यही हमें लाती है 7वीं सीख पर, हैबिट फॉर्मेशन की ताकत। रिचर्ड वाइसमैन बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आदतें होती हैं। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन हैबिट्स हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग हैबिट्स को बदलने के लिए अक्सर गलत तरीके अपनाते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन में ड्रास्टिक बदलाव लाकर नई आदत बना लेंगे, लेकिन साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि छोटी और कंसिस्टेंट कोशिशें ही लास्टिंग हैबिट्स बनाती हैं। वाइजमैन के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि अगर आप किसी नए बिहेवियर को लगातार 21 से 30 दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं तो वो बिहेवियर हैबिट में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन सीक्रेट ये है कि शुरुआत छोटी होनी चाहिए। अगर आप एकदम बड़ा टारगेट सेट करेंगे तो दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप छोटा और डुएबल स्टेप लेते हैं तो दिमाग उसे आसानी से एक्सेप्ट करता है। एक यंग प्रोफेशनल का एग्जाम्पल लीजिए। वो हमेशा फिटनेस इंप्रूव करना चाहता था, लेकिन जिम ज्वाइन करके कुछ ही दिनों में छोड़ देता। वाइजमैन की सलाह मानकर उसने रूल बनाया, हर दिन सिर्फ 5 पुशअप्स करूंगा। ये इतना छोटा गोल था कि उसका दिमाग रेजिस्ट नहीं कर सका। धीरे धीरे उसने 10 फिर 20 पुशअप्स करना शुरू किया और इवेंचुअली रेगुलर जिम रूटीन बना लिया। वाइजमैन इस बात पर भी जोर देते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन को आसान बनाने के लिए क्यूज और रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी एक नया बिहेवियर हमेशा किसी क्यू के साथ लिंक कीजिए और उसे रिवॉर्ड से रीइंफोर्स कीजिए। एग्जाम्पल के लिए सुबह उठते ही मेडिटेशन करने का क्यू रखिए और उसके बाद खुद को कॉफी ट्रीट दीजिए। ये एसोसिएशन दिमाग को नई आदत अपनाने में मदद करता है। एक और कहानी पर गौर कीजिए। एक स्टूडेंट प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उसने रूल बनाया कि जैसे ही वो स्टडी डेस्क पर बैठेगी तो पहले 10 मिनट सिर्फ पढ़ेगी और उसके बाद खुद को छोटा रिवॉर्ड देगी, जैसे फेवरेट सॉन्ग सुनना। ये छोटा क्यू और रिवॉर्ड लूप इतना इफेक्टिव निकला कि धीरे धीरे रीडिंग उसकी आदत बन गई। वाइजमैन ये भी कहते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन में सोशल सपोर्ट बहुत काम आता है। अगर आप अपनी नई आदत किसी दोस्त या ग्रुप के साथ शेयर करते हैं तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। अकाउंटेबिलिटी आपकी नई आदत को मजबूती से पकड़कर रखती है। तो ये 7वीं सीख हमें ये क्लैरिटी देती है कि हैबिट्स हमारी जिंदगी की इनविजिबल आर्किटेक्चर हैं। अगर हम उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स, क्लियर क्यूज और पॉजिटिव रिवॉर्ड्स के साथ डिजाइन करें तो हमारी जिंदगी डिसिप्लिन और ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ती है।
और ये स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हमें 8वीं सीख की ओर ले जाती हैं, ऑप्टिमिज्म की ताकत। क्योंकि जब हैबिट सही डायरेक्शन में बिल्ड होती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा नजरिया भी पॉजिटिव और होपफुल बनता है। जब हैबिट्स सही दिशा में बनने लगती हैं तो उनका असर सिर्फ हमारे बिहेवियर तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे वे हमारे नजरिए को भी बदल देती हैं। और यही हमें लाती है 8वीं सीख पर, ऑप्टिमिज्म की ताकत। रिचर्ड वाइसमैन बताते हैं कि जिन लोगों का नजरिया ऑप्टिमिस्टिक होता है उनकी लाइफ ज्यादा फुलफिलिंग और प्रोडक्टिव होती है। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स इग्नोर कर देना या हर हालात में सिर्फ पॉजिटिव देखना। असली ऑप्टिमिज्म ये है कि आप चैलेंजेस को टेम्पररी और सॉल्वेबल मानते हैं, ना कि परमानेंट और अनचेंजेबल। रिसर्च इस बात को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। स्टडीज दिखाती हैं कि ऑप्टिमिस्टिक लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी जल्दी बाउंस बैक कर जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और उनकी ओवरऑल हेल्थ बेटर रहती है। यही कारण है कि ऑप्टिमिज्म को एक साइकोलॉजिकल एसेट माना जाता है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लीजिए। एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया। उसका पेसिमिस्ट फ्रेंड सोचता है, मैं बेकार हूं, मैं कभी सक्सीड नहीं कर पाऊंगा। जबकि वही सिचुएशन ऑप्टिमिस्टिक स्टूडेंट के लिए अलग होती है। वो सोचता है, इस बार मैंने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया, अगली बार मैं स्ट्रैटेजी बदलूंगा और अच्छा रिजल्ट लाऊंगा। यही फर्क उनके फ्यूचर आउटकम्स तय करता है। वाइसमैन बताते हैं कि ऑप्टिमिज्म को डेवलप करना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं। इसके लिए सिंपल टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक है रीफ्रेमिंग, यानी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को अलग नजरिए से देखना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी जॉब चली गई है तो पैसे में सोचेगा कि लाइफ खत्म हो गई, लेकिन ऑप्टिमिस्ट इसे एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेगा, नई स्किल सीखने और बेहतर जॉब पाने का मौका। एक यंग प्रोफेशनल की कहानी पर गौर कीजिए। उसकी कंपनी बंद हो गई और वो अचानक बेरोजगार हो गया। शुरू में वो डिसअपॉइंटेड था, लेकिन वाइसमैन की अप्रोच अपनाकर उसने सोचना शुरू किया, अब मेरे पास अपना पैशन परस्यू करने का मौका है। उसने अपना स्मॉल स्टार्टअप शुरू किया और कुछ ही सालों में सक्सेस पा ली। ऑप्टिमिज्म डेवलप करने की दूसरी टेक्निक है ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन का कॉम्बिनेशन। जब आप अपने पास मौजूद ब्लेसिंग्स को याद करते हैं और फ्यूचर की क्लियर पिक्चर देखते हैं तो नेचुरली दिमाग होपफुल मोड में चला जाता है। ये ब्लेंड आपके अंदर रेजिलियंस और पॉजिटिविटी दोनों लाता है। वाइसमैन ये भी कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म कंटेजियस होता है। अगर आप पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपका नजरिया भी ऑटोमेटिकली ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है। सोशल एनवायरनमेंट हमारी थिंकिंग पैटर्न्स पर गहरा असर डालता है। तो ये 8वीं सीख हमें ये क्लैरिटी देती है कि ऑप्टिमिज्म सिर्फ एक एटीट्यूड नहीं बल्कि एक पावरफुल स्किल है। अगर हम सिचुएशंस को रिफ्रेम करना सीखें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और सही लोगों के साथ जुड़ें, तो हमारा नजरिया होपफुल बनता है और हम हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। और यही होपफुल नजरिया हमें 9वीं सीख की ओर ले जाता है, काइंडनेस की ताकत। क्योंकि जब इंसान खुद में पॉजिटिविटी महसूस करता है तभी वो दूसरों के लिए दिल से काइंडनेस दिखा पाता है। जब इंसान का नजरिया ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल बन जाता है तो उसका असर सिर्फ खुद पर ही नहीं बल्कि दूसरों पर भी दिखने लगता है। और यही हमें लाती है 9वीं सीख पर, काइंडनेस की ताकत। रिचर्ड वाइसमैन बताते हैं कि काइंडनेस यानी दयालुता केवल दूसरों को अच्छा फील कराने का तरीका नहीं है, ये हमारी अपने हैप्पीनेस लेवल्स को भी ड्रामेटिकली बढ़ा देती है। रिसर्च स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग नियमित रूप से छोटे छोटे काइंडनेस एक्शंस करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और उनकी ओवरऑल सेटिस्फैक्शन ज्यादा होती है। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। अगर आप किसी अजनबी के लिए डोर ओपन करते हैं, किसी कॉलीग की मदद करते हैं या किसी फ्रेंड को जेन्युइनली एनकरेज करते हैं तो ये छोटे एक्ट्स ना सिर्फ उन्हें खुशी देते हैं बल्कि आपके अंदर भी पॉजिटिविटी पैदा करते हैं। साइकोलॉजी इसे हेल्पर्स हाई कहती है। वाइसमैन एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं जिसमें लोगों से कहा गया कि 1 हफ्ते तक हर दिन 5 छोटे काइंडनेस एक्शंस करें। कुछ हफ्तों बाद इन लोगों ने सिग्निफिकेंटली ज्यादा हैप्पीनेस रिपोर्ट की और उनकी एंजाइटी लेवल्स भी कम हुई। दिलचस्प बात यह थी कि काइंडनेस के एक्शंस बड़े नहीं बल्कि बेहद छोटे थे, जैसे किसी को कॉम्प्लीमेंट देना या किसी पड़ोसी के लिए छोटा फेवर करना। एक रिलेटेबल कहानी सुनिए। एक यंग मैन ऑफिस में हमेशा स्ट्रेस्ड रहता था। उसने वाइसमैन की किताब से प्रेरित होकर रोज एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करने का रेजोल्यूशन लिया। कभी किसी जूनियर को गाइडेंस दी, कभी किसी कॉलीग को कॉफी ट्रीट किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ना सिर्फ उसका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन रहा है बल्कि उसका अपना मूड भी लाइट और पॉजिटिव हो रहा है। वाइसमैन कहते हैं कि काइंडनेस केवल सोशल इंटरैक्शंस तक सीमित नहीं होनी चाहिए, सेल्फ काइंडनेस भी उतनी ही जरूरी है।
कई बार हम दूसरों के लिए दयालु होते हैं लेकिन खुद के लिए हार्श हो जाते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और खुद को फॉरगिवनेस देना सेल्फ काइंडनेस के पावरफुल स्टेप्स हैं। जब आप खुद के लिए काइंड होते हैं तभी आप जेन्युइनली दूसरों के लिए भी काइंड हो पाते हैं। काइंडनेस का एक और सटल एस्पेक्ट है रिपल इफेक्ट। अगर आप किसी के साथ दयालुता दिखाते हैं तो वो इंसान भी आगे किसी और के साथ दयालु होता है। इस तरह काइंडनेस एक चेन रिएक्शन की तरफ फैलती है और सोसाइटी में पॉजिटिविटी बढ़ाती है। तो ये 9वीं सीख हमें क्लैरिटी देती है कि काइंडनेस सिर्फ दूसरों के लिए गिफ्ट नहीं है, बल्कि हमारे खुद के लिए भी हीलिंग पावर है। छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देते हैं और हमें लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देते हैं। और यही कंपैशन हमें 10वीं सीख की ओर ले जाता है, फॉरगिवनेस की ताकत। क्योंकि जब आप दूसरों और खुद के लिए जेन्युइनली काइंड बन जाते हैं तो अगला कदम होता है ग्रजेस छोड़कर दिल से माफ करना। जब हम दूसरों और खुद के लिए दयालु होना सीख लेते हैं तो अगला कदम होता है दिल के बोझ को हल्का करना। और यही हमें लाती है 10वीं सीख पर, फॉरगिवनेस की ताकत। रिचर्ड वाइसमैन बताते हैं कि ग्रजेस यानी पुरानी नाराजगियां और गुस्सा हमारे दिमाग और शरीर दोनों पर भारी बोझ डालते हैं। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उस नेगेटिव इंसिडेंट को बार बार रिप्ले करते रहते हैं। इसका असर हमारी स्लीप, कंसंट्रेशन और ओवरऑल हैप्पीनेस पर पड़ता है। रिसर्च स्टडीज इस बात को साबित करती हैं कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने वाले लोग न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं बल्कि उनकी फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होती है। उनका ब्लड प्रेशर लो होता है, एंग्जाइटी लेवल्स कम होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लीजिए। एक यंग वुमन अपने दोस्त से हुई गलतफहमी को सालों से दिल में पकड़े हुए थी। हर बार जब वो उस इंसिडेंट को याद करती तो उसका मूड खराब हो जाता। वाइसमैन की किताब पढ़ने के बाद उसने फॉरगिवनेस एक्सरसाइज ट्राई की। उसने एक सिंपल लेटर लिखा जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की और दिल से माफ कर दिया। उसने वो लेटर भेजा नहीं, लेकिन लिखने भर से उसका दिल हल्का हो गया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी नेगेटिविटी कम हो गई और उसके अंदर नई एनर्जी आ गई। वाइसमैन कहते हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप किसी की गलतियों को अप्रूव कर रहे हैं। इसका असली मतलब है खुद को नेगेटिव इमोशन से मुक्त करना। आप अपने मन को टॉक्सिक थॉट से रिलीज करते हैं ताकि वो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ मूव कर सके। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने के सिंपल टेक्निक्स में से एक है विजुअलाइजेशन। इमेजिन कीजिए कि आप उस व्यक्ति को जिसने आपको हर्ट किया एक बलून की तरह हवा में छोड़ रहे हैं। ये सिंबॉलिक एक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देता है कि अब आप ग्रजेस को पकड़कर नहीं रखना चाहते। एक और कहानी पर गौर कीजिए। एक मिडिल एज्ड मैन अपने पुराने कॉलीग से नाराज था क्योंकि उसने उसे चीट किया था। सालों तक उसने इस गुस्से को पकड़े रखा है, लेकिन जब उसने वाइसमैन का फॉरगिवनेस अप्रोच अपनाया और कॉन्शियसली सोचा मैं अब इस गुस्से को छोड़ रहा हूं, तो उसने महसूस किया कि उसका टेंशन कम हो गया। उसके रिलेशनशिप्स और हेल्थ दोनों में सुधार आने लगा। वाइसमैन ये भी बताते हैं कि फॉरगिवनेस सेल्फ डायरेक्टेड भी हो सकता है। हम अक्सर अपनी पास्ट मिस्टेक्स को लेकर खुद को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन जब हम खुद को फॉरगिव करना सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये 10वीं सीख हमें ये क्लैरिटी देती है कि फॉरगिवनेस एक गिफ्ट है जो हम खुद को देते हैं। ये हमें इमोशनल बैगेज से फ्री करता है और हमारी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शंस में यूज करने देता है। और यही हल्का मन हमें 11वीं सीख की ओर ले जाता है, कमिटमेंट की ताकत पर। क्योंकि जब ग्रजेस और गिल्ट हमें पीछे नहीं खींचते तभी हम पूरी एनर्जी से अपने कमिटमेंट्स निभा पाते हैं। जब हम ग्रजेस और गिल्ट से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और यही हल्कापन हमें पूरी एनर्जी के साथ कमिटमेंट्स निभाने की क्षमता देता है। यही हमें लाती है 11वीं सीख पर, कमिटमेंट की ताकत। रिचर्ड वाइसमैन बताते हैं कि किसी भी गोल को अचीव करने में सबसे बड़ा फर्क कमिटमेंट ही लाता है। कमिटमेंट का मतलब है किसी चीज को जेन्युइनली अपनाना और उससे जुड़े रहना, चाहे ऑब्स्टिकल्स आए या डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन अक्सर लोग हाफ हार्टेड कमिटमेंट करते हैं और यही रीजन है कि गोल्स अधूरे रह जाते हैं। वाइसमैन के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि जब लोग अपने गोल्स को पब्लिक कमिटमेंट में बदलते हैं तो उनकी सक्सेस रेट कई गुना बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं और इसे सिर्फ अपने तक रखते हैं तो चांसेस हैं कि आप बीच में छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप ओपनली कहते हैं मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वेट कम करूंगा, तो अब आपके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी पैदा हो जाती है।
आपका कमिटमेंट मजबूत हो जाता है। एक यंग मैन का एग्जाम्पल लीजिए। वो बार बार स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करता लेकिन फेल हो जाता। वाइजमैन की सलाह पर उसने अपने दोस्तों और फैमिली के सामने ओपनली डिक्लेयर किया कि वो अगले 30 दिनों में स्मोकिंग छोड़ देगा। पब्लिक कमिटमेंट ने उसे बार बार याद दिलाया कि अब ये सिर्फ उसकी पर्सनल कोशिश नहीं है बल्कि दूसरों से किया हुआ वादा है, और यही मोटिवेशन बनकर उसने अपनी हैबिट को फाइनली छोड़ दिया। कमिटमेंट का एक और सटल एस्पेक्ट है रिटन प्रॉमिसेस। जब आप किसी गोल को लिखते हैं और उसे कहीं विजिबल जगह पर रखते हैं तो आपका दिमाग बार बार उसे देखता है और रिमाइंड होता है। यह सेल्फ कमिटमेंट को भी मजबूत करता है। एक और कहानी पर गौर कीजिए। एक यंग वुमन अपना नॉवल लिखना चाहती थी लेकिन हर बार एक्सक्यूजेस बनाकर टाल देती। वाइजमैन के सजेशन पर उसने एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें लिखा, मैं अगले 6 महीनों में हर दिन 500 वर्ड्स लिखूंगी। उसने उस पेपर को अपने डेस्क पर लगाया। ये छोटा सा एक्ट इतना पावरफुल निकला कि उसने डेली राइटिंग शुरू कर दी और आखिरकार अपना पहला नॉवल पूरा कर लिया। वाइजमैन कहते हैं कि कमिटमेंट हमें कंसिस्टेंसी सिखाता है। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे हैबिट्स बनाती है और हैबिट्स ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। तो ये 11वीं सीख हमें क्लैरिटी देती है कि अगर हम अपने गोल्स को कमिटमेंट्स में बदल दें, चाहे वो पब्लिक हो या रिटन, तो हम खुद को लगातार अकाउंटेबल रखते हैं और सक्सेस की संभावना एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। और यही कमिटमेंट हमें 12वीं और अंतिम सीख की ओर ले जाता है, रिफ्लेक्शन की ताकत। क्योंकि जब हम कमिटमेंट्स को निभाते हैं तब जरूरी है कि हम बीच बीच में रुककर अपनी जर्नी को इवैल्यूएट करें और सीखें कि आगे किस दिशा में बढ़ना है। जब हम कमिटमेंट्स को निभाने की आदत बना लेते हैं तो अगला जरूरी कदम होता है बीच बीच में रुककर अपनी जर्नी को देखना। और यही हमें लाती है 12वीं और अंतिम सीख पर, रिफ्लेक्शन की ताकत। रिचर्ड वाइजमैन बताते हैं कि अगर इंसान लगातार बस दौड़ता ही जाए और कभी पीछे मुड़कर ये न देखे कि उसने क्या सीखा, तो वो अपनी ग्रोथ को मेजर ही नहीं कर पाएगा। रिफ्लेक्शन हमें क्लैरिटी देता है कि हमने अब तक क्या सही किया और कहां सुधार की जरूरत है। ये पॉज हमें आगे बढ़ने के लिए फ्रेश एनर्जी देता है। वाइजमैन के एक एक्सपेरिमेंट में लोगों से कहा गया कि हर हफ्ते 10 मिनट निकालकर अपनी प्रोग्रेस लिखें। कौन से छोटे गोल्स पूरे हुए, कौन सी हैबिट्स काम कर रही हैं और कहां दिक्कत आ रही है। रिजल्ट ये निकला कि जो लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन करते थे उनकी परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी उन लोगों से कहीं ज्यादा थी जो बस बिना सोचे समझे एक्शंस कर रहे थे। एक यंग प्रोफेशनल का एग्जाम्पल लीजिए। वो लगातार प्रोजेक्ट्स पर काम करता रहा लेकिन उसे लगता था कि उसका ग्रोथ स्लो है। वाइजमैन की टेक्निक अपनाकर उसने हर फ्राइडे 15 मिनट निकाले और अपनी पूरे हफ्ते की जर्नी लिखी। उसे एहसास हुआ कि वो अपने टाइम का बड़ा हिस्सा छोटे कम इंपॉर्टेंट टास्क्स में वेस्ट कर रहा था। रिफ्लेक्शन ने उसे ये क्लैरिटी दी कि वो किस पर फोकस करे। धीरे धीरे उसका काम स्ट्रीमलाइंड हुआ और उसकी एफिशिएंसी बढ़ी। वाइजमैन इस बात पर जोर देते हैं कि रिफ्लेक्शन सिर्फ अचीवमेंट सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बल्कि मिस्टेक्स से सीखने के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने फेलियर्स को लिखते और एनालाइज करते हैं तो वे हमें नए स्ट्रैटेजीज अपनाने की प्रेरणा देते हैं। रिफ्लेक्शन हमें फेलियर से डरने के बजाय उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने की आदत देता है। एक और कहानी सुनिए। एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। वो बार बार छोटे छोटे टॉपिक्स मिस कर देता था और उसका कॉन्फिडेंस गिर रहा था। रिफ्लेक्शन के जरिए उसने महसूस किया कि उसकी स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंसी की कमी थी। उसने अपनी अप्रोच बदली, छोटे टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी दी और उन्हें डेली रिव्यू किया। रिजल्ट ये हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस लौटा और उसके मार्क्स स्टेडीली इंप्रूव होने लगे। वाइजमैन इस बात पर जोर देते हैं कि रिफ्लेक्शन सिर्फ अचीवमेंट सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बल्कि मिस्टेक्स से सीखने के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने फेलियर्स को लिखते और एनालाइज करते हैं तो वे हमें नए स्ट्रैटेजीज अपनाने की प्रेरणा देते हैं। रिफ्लेक्शन हमें फेलियर से डरने के बजाय उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने की आदत देता है। तो ये 12वीं और अंतिम सीख हमें ये क्लैरिटी देती है कि ग्रोथ के लिए सिर्फ कमिटमेंट्स निभाना काफी नहीं बल्कि समय समय पर पॉज लेकर ये देखना इक्वली जरूरी है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन हमें अपने रास्ते को समझने और उसे सही दिशा में मोड़ने की ताकत देता है। और यहीं पर हमारी ये पूरी जर्नी एक ब्यूटीफुल सर्कल पूरा करती है। ग्रेटिट्यूड से शुरू हुई ये लर्निंग अब रिफ्लेक्शन पर आकर खत्म होती है ताकि हम हर दिन को मीनिंगफुल बना सकें और सेकंड्स को वाइजली इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, इस तरह हमने 59 सेकंड्स की उस अनोखी जर्नी को एक्सप्लोर किया
जहां चेंज सालों और महीनों का नहीं बल्कि सेकंड्स का खेल है। शुरुआत हुई ग्रैटिट्यूड से। छोटे छोटे थैंकफुल मोमेंट्स ने हमारे दिमाग का नजरिया बदल दिया। फिर विजुअलाइजेशन ने हमें सिखाया कि फ्यूचर की क्लियर तस्वीर दिमाग को डायरेक्शन देती है। नजेस और सेल्फ टॉक ने हमें बताया कि छोटे क्यूज और सपोर्टिव इनर वॉइस हमारी आइडेंटिटी रीशेप कर सकती हैं। गोल्स और टाइम मैनेजमेंट ने हमें डायरेक्शन और डिसिप्लिन दिया, जबकि हैबिट्स ने उस डिसिप्लिन को स्थायी बनाया। ऑप्टिमिज्म और काइंडनेस ने हमारे नजरिए और रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म किया। फॉरगिवनेस ने हमें दिल के बोझ से मुक्त किया। कमिटमेंट ने हमें अकाउंटेबल बनाया और आखिर में रिफ्लेक्शन ने हमें सिखाया कि ग्रोथ के लिए पॉज लेकर खुद को देखना जरूरी है। ये पूरी जर्नी हमें एक ही बात बार बार रिमाइंड करती है कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चेंज के लिए आपको सालों का इंतजार नहीं करना, कई बार सेकंड्स ही आपको वो पुश दे सकते हैं जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ के सिर्फ 59 सेकंड्स वाइजली यूज करने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही शुरू कीजिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस कीजिए या किसी अजनबी के लिए छोटा काइंडनेस एक्शन कीजिए। आप देखेंगे कि छोटे मोमेंट्स कैसे बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। और अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टोरी मैग्नीफाइड पर हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स लेकर आते रहेंगे। आपकी एंगेजमेंट हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है।